आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एन एक्सपर्ट ये सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद की जो नई वैकेंसी आई है, जिसको बोलते हैं एएसओ या फिर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, जिसको पहले असिस्टेंट के रूप से जानते थे। यही वैकेंसी पिछले साल 2023 में आई थी असिस्टेंट के रूप में, ठीक है। और एक था असिस्टेंट केयर टेकर। तो असिस्टेंट की वैकेंसी जैसे कि पता होगा कि इस पर बिहार सरकार में जितने भी असिस्टेंट पद थे उसको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में पारित कर दिया गया है, एज अ कह सकते हैं लीगल रूप से। तो इसी के रिगार्डिंग वीडियो रहने वाली है कि इसका क्या नया पैटर्न जो आया है, उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है, पीटी में क्या रहने वाला है, मेंस में, और टाइपिंग के रिगार्डिंग में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे कल से लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर काफ़ी कम समय मिला है, मान के चले 14 अप्रैल को ही एग्ज़ाम होने वाला है और आज 12 मार्च होने जा रहा है, तो किस तरह से हमारी रणनीति रहने वाली है। तो आज रणनीति पर बात कर, लेकिन सबसे पहले रणनीति तभी बनाई जाती है जब आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बातें पता होती है। और कुछ बातें तो मुझे इतनी हंसी आती है, कुछ बच्चे हमारे ऐसे व्यूवर्स भी हैं, हमारे ऐसे भाई बंधु भी हैं जो पूरा वीडियो देखते नहीं है और वीडियो केवल जैसे उनको लगता है कि वीडियो आया बस तुरंत उस वीडियो को टैग करके क्वेश्चन लगा देते हैं। अरे हो सकता है कि थोड़ा कहा था ना कि फर्स्ट बी अ गुड लिसनर देन बी अ गुड स्पीकर। एक बहुत पुरानी प्रोवर्ब है कि पहले एक अच्छा श्रोता बनिए फिर एक अच्छा प्रवक्ता बनिए। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या 90% केस में क्या होता है कि आपके सवालों के जवाब उस वीडियो में ही होता है, चाहे वो बीच में हो चाहे वो लास्ट में हो, लेकिन आप में थोड़ा सा इतना पेशेंस नहीं है कि आप उस वीडियो को पूरा देखिए, तुरंत आप अपने सवाल को हमारे सामने रख देते हो, फिर मुझे लास्ट में मैसेज करना पड़ता है कि भाई तुम्हारा जो सवाल है इसका जवाब मैंने इस वीडियो में दे दिया है। तो इसलिए जो वीडियो बनता है ये बेसिकली आपके लिए बनता है। अब मैं नहीं जानता हूँ, अब कल कुछ हमारे बच्चे ऐसे भी थे जिस वीडियो मैंने बता रखा हूँ कि किसका क्या सीन है, कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी वो मुझे मैसेज लगातार कर रहे थे। तो कल मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इस कारण से मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाया था। बहुत सारे बच्चों का मैसेज था, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैसेज का जल्द से जल्द जवाब दूं। लेकिन आप लोग इस बात को समझिएगा, कभी कभी जो भी वीडियो आती है वो बेसिकली आपको ज्ञान देने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए होती है। तो जब तक जानकारी को हम पूर्ण रूप से सुनेंगे नहीं, हम कैसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। हो सकता है कि जो हमें जानकारी चाहिए वो इसी वीडियो के माध्यम से हमें मिल जाए। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिए और मैं कोशिश करता हूँ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बनाने का, ठीक है। आपको तो पता ही होगा शुरुआत से ही। दूसरी चीज़, एक और भी चीज़ है, कुछ हमारे सब्सक्राइबर ऐसे भी हैं जो हमारे ही कंटेंट को कहीं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, यानी जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके तुरंत बाद वो अपने चैनल पर उसको अपलोड कर देते हैं। और खैर वो अलग बात है, मैं उन बातों पर नहीं जाऊँगा, लेकिन ये चीज़ें गलत है। मेरा मानना है कि जैसे कि मैं बिहार विधानसभा की बात करते हैं, बिहार विधान परिषद की बात करता हूँ, तो बिहार में पहला ऐसा चैनल था जो सबसे पहले आप लोग के लिए ओपन किया गया था और सबसे पहले अपडेट यहाँ पर आपको दिया जाता है, चाहे नोटिफिकेशन का हो, चाहे वो ज्वाइनिंग का हो, चाहे वो एग्जाम एनालिसिस का हो, चाहे वो रिजल्ट का हो। तो कहीं ना कहीं अपने मेरिट पर ये चीज़ें की जाती हैं और इससे पहले कोई सोचने वाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने इस चैनल का निर्माण किया, फिर बहुत सारे ऐसे हमारे फॉलोअर्स आ गए। हमारे फॉलोअर्स क्या, मतलब हमको फॉलो करने वाले की जो भी चीज़ हम डालते हैं वो फिर 4-5 घंटे उनके चैनल पर वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो खैर ये अलग चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अपनी जो पहचान होती है अपनी खुद की मेहनत से बनाई जाती है, दूसरे की पहचान कभी भी लेनी नहीं चाहिए। तो वैसे जो भी उनको देख रहे होंगे उनके लिए भी एक मैसेज है कि अगर आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत से बढ़िए, ठीक है। और मेहनत की बात है कि कहीं ना कहीं आप अपने बलबूते पर आगे बढ़िए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी के कंटेंट कॉपी पेस्ट करने से आपको क्या मिलने वाला है, ये शॉर्ट टर्म अचीवमेंट है। अगर लंबा आगे बढ़ना है तो कहा जाता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डेली कमिटमेंट इज़ द की टू सक्सेस। तो खैर ये उनके लिए था। अब आप हमारे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए सबसे पहले सिलेबस को आप एनालाइज कीजिएगा। बिहार विधान परिषद और बिहार विधान सभा, इन दोनों के सिलेबस में दो कॉमन चीज़ है, पीटी और मेंस, और एक अनकॉमन चीज़ है वो है टाइपिंग हिंदी और आपका एमएस वर्ड का जांच। तो दो कॉमन चीज़ है, इससे एक तीर से दो निशाना कहावत तो सुना होगा, तो इसी से वही होने वाला है। मतलब बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद एएसओ दोनों का जो बच्चे फॉर्म भरेंगे उनका सिलेबस सेम रहने वाला है। और जो बच्चे एएसओ परिषद की अगर बात करते हैं तो उनमें थोड़ा सा आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, साथ ही साथ आपको एमएस वर्ड का जो जांच होगा, कंप्यूटर का जांच, वो आपको गुजरना पड़ेगा। तो कंप्लीट सिलेबस को पहले देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा। और हाँ, कभी भी जो आप वीडियो फास्ट करके देखते हैं ना, वीडियो फास्ट करके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीडियो फास्ट मत कीजिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फास्ट आप इतना कर लेते हैं कि आप खुद उसी को समझ नहीं पाते। इसलिए वीडियो को आराम पूर्वक देखिएगा कि क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जो धीरे चलता है रेस उसी को जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर तेज करोगे तो तुम्हारा ही दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, इस सिलेबस को देखिए, ये सिलेबस क्या है। और सबसे पहले समझेंगे कि इसकी न्यूनतम आयु तो हो गई थी। सबसे पहले ये देखिएगा एएसओ का लिखा हुआ ना, थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि और अच्छे से दिखे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 3 चरण की परीक्षा होगी। पहला होगा पीटी, दूसरा होगा 50 नंबर का टाइपिंग, 50 नंबर का हिंदी इंग्लिश टाइपिंग और 50 नंबर का, उसके बाद 100 नंबर का आपका मेंस होगा। तो पहला कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी ओएमआर होगी। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के
चीज़ें आएंगी, बहुविकल्प होगा, उसके बाद कंप्यूटर जांच होगी, उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा। अगर बात करते हैं एक का, तो सर्वप्रथम ओएमआर उत्तर पुस्तिका बहुलिपीय प्रारूपिक होगी, जिसमें सफल अभ्यर्थियों की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन यानी हिंदी और अंग्रेजी का जो टाइपिंग होगा उसकी जांच होगी, तथा उसके साथ ही साथ एमएस वर्ड यानी एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की कंप्यूटर जांच की परीक्षा ली जाएगी। इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको एमएस वर्ड में लेटर ड्राफ्ट करने को देते हैं। पिछले बार भी जो बच्चे असिस्टेंट का एग्जाम देकर आए थे उन्हें यही झटका लगा था, वो केवल टाइपिंग सीख कर गए थे, और जब एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस में जब उन्होंने लेटर ड्राफ्ट करने के लिए बोला था कि लेटर ड्राफ्ट करो, एक्सेल का शीट बनाओ, तो बच्चे ब्लैंक आउट हो गए थे। तो इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा कि अलग से कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना है, ठीक है। 10 दिन में आपको कंप्लीट हो जाएगा एमएस वर्ड वाला। उसके बाद दूसरे की बात करते हैं टाइपिंग में, तो 50 अंकों का हिंदी टाइपिंग तथा 30 शब्द प्रति मिनट एवं 50 अंकों का इंग्लिश टाइपिंग, और ये भी 30 वर्ड प्रति मिनट आपका होना चाहिए। और ये कब कब का, तो 10-10 मिनट की आपको टाइपिंग ली जाएगी। फॉन्ट आपको जो पहले था वो भी है, अभी भी वही है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी तथा 50 अंकों की अंग्रेजी की कुल 100 अंकों की यानी 1 घंटे की एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग। देखो यही फिर से 50 हिंदी और 50 इंग्लिश टाइपिंग तो ले ली 10-10 मिनट, लेकिन जो एमएस वर्ड प्रोसेसिंग है ना, जिसमें वो लेटर ड्राफ्ट करते हैं, इसके लिए 50 नंबर फिर से दे रहा है, और आधा एक ही घंटे कह रहा है ना, कुल 100 अंकों की 1 घंटे की एमएस वर्ड यानी 50 यानी आधा घंटा हिंदी पर देगा, आधा घंटा इंग्लिश पर देगा, जिसमें 5-7 आपको होमवर्क देते हैं टाइपिंग के लिए। उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यही मेरिट बनाएगा, ठीक है। लेकिन एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्धांक जो होती है वो 30% है, अनिवार्य होगा, 30% तो लाना ही होगा, किंतु मेगा सूची में परियोजना इसकी गणना नहीं की जाएगी। टंकन जांच एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा में असफल अभ्यर्थी अगले चरण की जांच में योग्य नहीं होंगे। यानी अगर कोई टाइपिंग में फेल हो जाता है या फिर एमएस ऑफिस के जो जांच होगी उसमें अगर फेल हो जाता है तो वो मेरिट नहीं बना पाएगा। हिंदी और अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा एवं एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से परीक्षाओं का मुख्य चयन परीक्षा हेतु किया जाएगा। यानी हिंदी टाइपिंग भी आना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग भी आना चाहिए, और एमएस वर्ड ऑफिस का भी जानकारी होना चाहिए, तभी आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु ली जाने वाली मुख्य परीक्षा 2 पत्रों में ली जाएगी, और जो कि वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव होगी। क्लियर है? ये तो हो गया क्या आपका, ये आपका हो गया मुख्य रूप से एएसओ का जो तरीका था एग्जाम सिलेक्शन का, वो बता दिया गया कि पीटी लिया जाएगा, फिर टाइपिंग लिया जाएगा, फिर मेंस लिया जाएगा, और जो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, तो मेंस के लिए जो बुलाया जाएगा वो पीटी के आधार पर आपका पहले पीटी का रिजल्ट निकला, फिर आपका टाइपिंग, और टाइपिंग क्वालिफाई जो बच्चा करेगा उसी को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और टाइपिंग में भी क्या, तो हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होना चाहिए 30 वर्ड का, साथ ही साथ 100 नंबर का जो होगा एमएस वर्ड जाँच प्रोसेसिंग वो भी आपको पास करना होगा। इसकी डिटेल वीडियो एक अलग से लेकर आऊँगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, प्रारंभिक परीक्षा जो बच्चे सबसे पहले देते हैं, जिन बहुत बच्चों को पिछले बार भी हुआ था, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या होगा, समसामयिक विषय होंगे जिसमें महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होंगी, वैज्ञानिक पद्धति होगी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होंगे, खेल होंगे, उससे संबंधित खिलाड़ी होंगे। भारत और इसके पड़ोसी देश बहुत जरूरी हैं। पड़ोसी देशों का इतिहास, जैसे नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। भारत एवं बिहार का इतिहास, बिहार तो का इतिहास पिछले बार ही पूछा था। संस्कृति, भूगोल, उसका ज्योग्राफी, आर्थिक प्रदेश से कृषि बिहार की क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान हो जाएगा। राजनीतिक प्रणाली, जो पॉलिटिक्स का अक्सर क्वेश्चन आता है, पॉलिटिक्स पिछले बार भी क्वेश्चन आया था। भारत के संविधान एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव एवं क्रमिक विकास, पंचायती राज, ये तो हम पढ़ाते हैं चैप्टर। सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, ये तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात है, आंदोलन में बिहार का योगदान क्या रहा। सामान्य विज्ञान, जो कि 40-30-30 है, 40 नंबर का सिर्फ जीएस, 30 नंबर का आपका साइंस और मैथ होगा, और साइंस और रीजनिंग होगा, और 30 नंबर का आपका ये हो जाएगा रीजनिंग, ठीक है। यानी साइंस मैथ मिलाकर 30 हो जाएगा, और आपका रीजनिंग जो होगा वो 30 होगा, वो भी देख लेंगे शायद 40-30-30 ही है। और सामान्य विज्ञान एवं गणित की बात करते हैं, तो हाँ देखिए, सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो ये 30 नंबर, यानी साइंस और मैथ मिलाकर के आपका 30 नंबर, और 30 नंबर सीधे रीजनिंग आएगा। अब सामान्य विज्ञान में क्या आएगा, तो सामान्य विज्ञान में तीनों आ जाएगा 10th लेवल का, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। गणित की बात करते हैं तो बेसिक मैथ जो होगा वो एडवांस तो नहीं आएगा, बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या आता है, तो वही आपका आ जाएगा, कह सकते हैं प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, ये सब पूछेगा। और जो बात होती है तीसरा, यानी क ख ग, क 40 नंबर का, ख 30 नंबर का, ख में सामान्य विज्ञान और गणित है, और ग भी होगा 30 नंबर का, तो 40-30-30 ये आपका हो जाएगा 100 नंबर। मेंटलिटी रीजनिंग, तो रीजनिंग का तो मैक्सिमम बच्चा जो
कहीं ना कहीं एसएससी की तैयारी किया होगा तो रीजनिंग उसका बन ही जाता है। रीजनिंग जिसको कुछ नहीं बनता उससे रीजनिंग बनता है ये कहा जाता है कंपटीशन के क्षेत्र में, जिससे कुछ नहीं बनता उससे रीजनिंग बनता है। रीजनिंग बहुत, एसएससी की मैं बात करता हूँ तो काफ़ी ईजी होता है। बैंक का है तो वही बिल्कुल उल्टा होता है कि बैंक का रीजनिंग अगर 2-3 क्वेश्चन बना लिए तो काफ़ी है, खासकर पजल की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन एसएससी का रीजनिंग काफ़ी आसान होती है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना सादृश्यता, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या का समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्कशास्त्री, अंक गणितीय, संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या। ये हो गया आपका पीटी का तमाम सिलेबस 40-30-30। उसके बाद ये क्वालिफाई कीजिएगा तो आप आइएगा टाइपिंग में तो 50-50 का हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज टाइपिंग होगा 10-10 मिनट का, और आपको 30 वर्ड प्रति मिनट दोनों को लेकर चलना होगा। जैसे ही आप लोग 10-10 मिनट का टाइपिंग कर लीजिएगा, फिर आपको आधे घंटे का हिंदी का एमएस वर्ड यानी वही आधे घंटे का टाइप करने के लिए देगा, जिसमें लेटर होगा, एक्सेल होंगे, किसी को लेटर ड्राफ्ट करने के लिए होगा वो होगा। फिर इंग्लिश का होगा आधे घंटे का, जिसमें भी आपको सेम उसी तरह का एक्सेल होगा, एमएस वर्ड होगा, आपको जांच करने के लिए दिया जाएगा। उसके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं मेंस। जैसे कि बताया गया है कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आपको क्वालिफाई करना होगा, साथ ही साथ एमएस वर्ड क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस में आइएगा। अब मेंस में आइएगा तो आपको क्या मेंस में देखने को मिलेगा, तो मेंस 2 भागों में एग्जाम हो जाएगा। इसका 2 सेक्शन में होगा, एक होगा पेपर 1, दूसरा पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो भी 100 मार्क्स का 2 घंटे का, पेपर 1 100 मार्क्स 2 घंटे, पेपर 2 भी 100 मार्क्स 2 घंटे। अब पेपर 1 अगर आता है तो उसमें क्या होगा भाई, 100 नंबर का होगा जो 2 घंटे का, तो 100 नंबर में क्या क्या आएगा, तो 100 नंबर सबसे पहले हिंदी भाषा का ज्ञान, यानी आपको पत्र लिखना आना चाहिए, निबंध लिखना आना चाहिए, वाक्य विन्यास आना चाहिए, संक्षेपण होना चाहिए, ठीक है। स्पष्टीकरण में क्या मांगा हुआ, चूंकि ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। मुख्य परीक्षा का प्रथम पंक्ति जो पत्र होगा वो हिंदी विषय के अर्धांक 30 हैं जो अनिवार्य होगा, किंतु मेगा सूची में प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। यानी मेंस में आपको केवल 30% लाना होगा, और खुश रहिए क्योंकि मेंस केवल नाम मात्र का है। द्वितीय पत्र समान अध्ययन, ये 80 नंबर का होगा, याद रखिएगा। पेपर 1 जो होगा मेंस में वो केवल क्वालिफाई होगा। ये दिलचस्प वाली चीज़ें हैं, लास्ट में बताऊंगा क्या रणनीति रहने वाली है। समान अध्ययन की बात करते हैं, पेपर 2 जो कि 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे की, ये 80 नंबर का, ये 80 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब 80 नंबर का रहेगा तो 80 में से 100 अंक में से 80 नंबर, पेपर 2 100 नंबर का रहेगा और 2 घंटे, उस 100 नंबर में से 80 नंबर जो होगा वो जीएस का होगा। जीएस में क्या क्या पूछ सकता है डिस्क्रिप्टिव, तो विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजना, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, भारत का संविधान और उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना जो अक्सर पढ़ाते हैं, मौलिक अधिकार, राज्य के निर्देश तत्व, ये तो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मूल कर्तव्य राष्ट्रपति और राज्यपाल के, संवैधानिक स्थिति और शक्तियां राज्य का, विधानमंडल, ये तो पढ़ाना ही है, विधानमंडल के अधिकारी, बिहार विधान मंडल के सदस्यों की नियंत्रणा, शक्तियां, विशेषाधिकार एवं कार्य संधि, उच्चतम न्यायालय से, हाईकोर्ट जुडिशरी से पढ़ाया हुआ है। अब देखिए चुनाव खंडन, संख्यात्मक, और 20 नंबर का जो होगा, 20 नंबर का जो मैथ्स होगा उसमें भी आपको जो पीटी का मेंस है, जो पीटी का मैथ्स है सेम सिलेबस दिया हुआ है। कौन कौन सा आप देख सकते हैं, प्रतिशत, अनुपात, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि और समय और दूरी। अब यहाँ पर बात हो रही है क्या कि सर जो पीटी का जो मेंस का जो पेपर 1 होगा, मेंस का जो पेपर 1 होगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उम्मीदवार मेंस के पेपर 1 में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे उनको मुख्य परीक्षा के दूसरे पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी 30% आपको लाना ही होगा, और आपको 30% लाना होगा मेंस के पेपर 1 में। लेकिन मेंस के पेपर 2 में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आपको 30% लाना ही होगा। यानी ये कहने का मतलब हुआ कि मेंस के पेपर 1 में 30% लाइएगा तभी आपको मेंस के पेपर 2 में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन आपका जो मेरिट है वो बनेगा मुख्य रूप से दोनों के बीच से, पीटी और मेंस के बीच से आपका मेरिट बनेगा। यानी पेपर मेंस के पेपर 1 में क्वालिफाई कर लिया और पेपर 2 में आप चले गए, पेपर 2 आपका दे करके रिजल्ट 30% पर लेकर आ गए, तो आपका मेरिट जो बनेगा वो मुख्य रूप से मेरिट कहाँ बनेगा, तो मेरिट आपका बनेगा सिर्फ और सिर्फ आपके हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, और एक तरह से कह सकते हैं कि आपका एमएस वर्ड जाट प्रोसेसिंग। कुछ बच्चे मुझे ये भी लगातार मैसेज कर रहे थे कि सर मैं डाटा एंट्री का फॉर्म भरा हूँ, क्या मैं एएसओ का फॉर्म भर सकता हूँ। ये बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे, तो उनके लिए एक सूचना जनहित में जारी, बहुत पैसे वाला क्वेश्चन है और बहुत पैसे वाला सवाल भी है, लेकिन इसका मैं मुफ्त में जवाब दूंगा।
जवाब ये है कि वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे बीसीए या फिर बीएससी आईटी या फिर कोई भी आईटी टेक्नोलॉजी से किए हुए उनको प्रीफर किया जाएगा। भर तो सब सकते हैं लेकिन इनको चाहिए प्रीफरेबल जो आईटी सेक्टर में है। अब याद रखिए कि बिहार में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर से हैं और आप सिंपल बीए हैं, तो क्यों आपको वो लेगा। मान लीजिए आपका टाइपिंग बहुत बढ़िया है, आपने टाइपिंग में गर्दा उड़ा दिया, लेकिन लास्ट में जाकर के जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और एक बच्चा जो कंप्यूटर से बीसीए है या फिर बीएससी आईटी है वो भी गर्दा उड़ा दिया, लास्ट में डॉक्यूमेंट जब वेरिफिकेशन किया जाए फिर मेरिट की बात आएगी, तो मेरिट में जब आपकी डिग्री आएगी तो आप सिंपल बैचलर डिग्री कहलाओगे और वो बीसीए कहलाएगा, बीएससी आईटी कहलाएगा और सीटें कम है। तो जाहिर सी बात है 38 जिला में से अगर एक बच्चा भी बीसीए को रखते हैं ना तो 38 बच्चे होंगे। एक जिला में से अगर एक बच्चे को भी रखते हैं जो जिसने बीसीए किया होगा, जिला की मैं बात करता हूँ, प्रखंड छोड़ ही दो, तो 38 बच्चे उसके सामने होंगे। 38 में से 8 बच्चा तो ऐसा होगा बारूद जो कि उस पेपर को क्वालिफाई कर लेगा, बिल्कुल टाइपिंग कर लेगा, तो फिर आप कहाँ से जाइएगा। तो इसलिए समझदारी और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा अंतर होता है, वो होता है संयम का और सही रणनीति का और सही सोच का। इसलिए जो बच्चे सिंपल बैचलर डिग्री हैं वो इस फॉर्म को नहीं भरें तो ही उनकी भलाई है। चूँकि आप लोग मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास का बिलो मिडिल क्लास हो, आपके लिए 600 रुपये जो फीस हैं ये बहुत मान्य रखते हैं, चाहे वो जो सामान्य बच्चे के नहीं, एससी एसटी के लिए पैसे मान्य रखते हैं। इसलिए सही मेंटोर के गाइडेंस में रहिए। हाँ, आपके लिए मैं ये कह सकता हूँ जो बच्चे डीईओ का फॉर्म भरे हैं बिहार विधान परिषद का, वो बिहार विधानसभा का डीईओ का फॉर्म भर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको सफलता का चांस होगा कि अगर बिहार विधानसभा छूट गया तो बिहार विधान परिषद दे देंगे, या फिर बिहार विधानसभा डीईओ का भी कोई डेट नहीं आया है तब तक हम अपने मेहनत को बिहार विधान परिषद के डीईओ पर लगा दें। इसको रणनीति कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार विधानसभा डीईओ का भी कोई डेट तो है नहीं, लेकिन आपकी तैयारी तगड़ी वाली है, तो उस तगड़ी वाली तैयारी को क्यों ना हम बिहार विधान परिषद के डीईओ में अपना ले या आजमा ले, और उसके बाद जब हमारा वहाँ पर नहीं हुआ या फिर हो भी गया तो और मेरे लिए स्टेबल हो गया, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर दे दिए। तो ये होता सही रणनीति। मैंने लास्ट में क्या बोला था कि सही रणनीति के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको मेहनत करना होगा। अब बात हो रही है कि सर ये तो संपूर्ण सिलेबस आपने बता दिया, अब थोड़ी सी रणनीति की बात है। रणनीति की बात है तो जो बच्चे पिछले बार गलती से मैंने भी इसके एग्ज़ाम को दिया था, गलती से क्या मतलब कह सकते हैं दिया था, और मेरा भी पीटी निकला था और टाइपिंग में भी मेरा निकला था, लेकिन जो बीच में जो था ना एमएस वर्ड जांच प्रोसेसिंग, ये अचानक से कुछ नया लेकर आ गया था और मेरे लिए भी बिल्कुल नया था। पिछले बार ये लगातार 3 बार से आ रहा है, 18, 19 और 20, तो मैंने 2 बार तो दिया है। 2 बार, एक बार पीटी निकला और फिर टाइपिंग नहीं था, टाइपिंग मांग लिया, पीटी निकला, टाइपिंग मैंने किया, तो फिर इस बार एमएस वर्ड पूछ लिया। इस बार एमएस वर्ड भी देखो करके आदमी ओके रखेगा। तो इसमें करना क्या है, इसमें मुख्य रूप से आपको टाइपिंग मारना है हिंदी और इंग्लिश का, और 2 महीने का है। अप्रैल में आपका पीटी होगा और मई में आपका मेंस। लेकिन हमको लगता है कि आचार संहिता लागू होगी 15 मार्च, इस मार्च को, यानी 3-4 दिन बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आचार संहिता लागू हो जाएगी तो हो सकता है कि नई चीज़ ना आए, लेकिन जो पुरानी चीज़ होती है, कुछ बच्चे ये भी मुझसे कर सर आचार संहिता लागू होगी तो एग्जाम हुआ कि नहीं। आचार संहिता में कोई नई चीज़ जैसे नई नौकरियों का घोषणा नहीं होगा, नई नौकरियां नहीं पब्लिश होंगी, लेकिन जो नौकरियां ऑलरेडी आ चुकी हैं उस नौकरियों को आप एग्ज़ाम ले सकते हैं और उसका फॉर्म भर, उसका जो प्रक्रिया है वो चल सकती है, वो भी सरकार से पूछ कर, यानी बिहार सरकार पूछेगी क्या मैं ये फॉर्म ले लूँ जिसमें आपको ज़्यादा बच्चे ना हो या फिर ज़्यादा क्राउडिंग ना हो, ये आप एग्ज़ाम करवा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद जो है पीटी तो इसका हो जाए, लेकिन टाइपिंग जो है वो जून तक ही होगा, यानी आपको कम से कम 2-2.5 महीने का जून का टाइम मिलेगा, तो आप अपने टाइपिंग को रेडी कर सकते हैं। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक है दोस्तों, सो एट लास्ट कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। साथ ही साथ संयम रखिए, और उन बच्चों के लिए फिर से, उन ब्लॉगर्स के लिए जो आजकल फैकल्टी नहीं केवल ब्लॉगर हैं और फैकल्टी बनने का ढंग कर रहे हैं, उनके लिए किसी की कंटेंट को चोरी करना अपने आप में एक अपमानजनक बातें हैं, और इस अपमानजनक बातों को सम्मानजनक बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।